स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, जैसा आपको याद होगा हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे नेचुरल डिजास्टर। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, इसके साथ में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फ्लड की फोरकास्टिंग और बहुत सारी फोरकास्टिंग पढ़ी थी। अलग अलग नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ा था, फ्लड, थंडरस्टॉर्म, सॉरी फ्लड हमने पढ़ा था, टॉर्नेडोज, स्ट्रॉम और ये सब। अब बात आती है किसकी, अर्थक्वेक्स की। किस अर्थक्वेक्स की, ये हमारे पेज नंबर 1 पे गिवन है। ठीक, हम अर्थक्वेक्स के बारे में आज रीड करेंगे और समझेंगे कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं और कैसे आते हैं, ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनके प्रिकॉशन क्या है और इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, अ सडन मूवमेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट कॉजेज इंटेंस मूवमेंट एंड वाइब्रेशन। अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट, आपने अर्थ का कभी अंदर से डायग्राम देखा होगा। एक कोर होता है, फिर उसके अंदर एक रॉक की प्लेट होती, रॉक की बेड होती है, फिर उसके अंदर वाटर फिल हुआ हुआ होता है, फिर एक बहुत पतली सी जो ये लेयर होती है, ये क्रस्ट होता है। सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना अर्थ की, ये क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, तो जब इस क्रस्ट की लेयर में मूवमेंट आती है बहुत ज्यादा अचानक से जब इस क्रस्ट की लेयर में बहुत ज्यादा मूवमेंट आने लगती है, तो क्या होता है, हमारे सॉरी क्रस्ट की लेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है, एक दूसरे से वो टकराते हैं, तो क्या होता है, हमारे अर्थ पे सरफेस पे हमको बहुत ज्यादा मूवमेंट और झटके महसूस होते हैं। क्या महसूस होते हैं, झटके महसूस होते हैं। अ सडन मूवमेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के नीचे जब हल्की अचानक से मूवमेंट होने लगती है, तो क्या होता है, इंटेंस मूवमेंट। तो क्या होता है, इंटेंस, भारी भी बहुत ज्यादा मूवमेंट हो, बाहर भी बहुत भारी मूवमेंट होने लगता है। और वाइब्रेशन, आपने वाइब्रेशन देखी होगी, वाइब्रेशंस होती हैं, सब चीजें हिलने डुलने लगती है, इस तरीके की चीज हमको एक्सपीरियंस करने को मिलती है। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ वेव मोशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्या है, अब मान लीजिए ये एक अर्थ का गोला है? इसका अर्थ का बाहर क्रस्ट है, ये अंदर से वाइब्रेशन चालू हुई, ये बाहर आके बढ़ती जाएगी, तो ये बाहर आके इतने बड़े एरिया में होगी, यहां से बढ़ेगी, ये बाहर इतने बड़े एरिया में होगी। ऐसे जो वाइब्रेशन है अर्थ के अंदर के सरफेस से बाहर की तरफ फैलती है और बहुत ज्यादा भारी वाइब्रेशन बाहर जाके क्रिएट कर देती है। इससे क्या, जितनी अंदर नहीं होती उससे ज्यादा, काफी ज्यादा मात्रा में हमको बाहर की तरफ अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशन झेलने को मिलती है। आपने देखा होगा बाल्टी के नीचे से थोड़ा सा अगर उसको मारेंगे या ठोकर मारेंगे तो ऊपर तक वाइब्रेशन आती है और पानी छलकता है, पानी हिलता है। और भले आप ऊपर से बाल्टी से, कई बार आप ऊपर से हाथ टकरा देते तो पानी इतना नहीं छलकता, लेकिन नीचे से अगर आप बाल्टी में थोड़ा सा भी जोर से मार देंगे तो क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा हिलने लग जाएगा और ऊपर से पानी बाहर निकलने लगेगा। इसी तरीके का फिनोमेना अर्थ में भी है। अर्थ के नीचे जब मूवमेंट होती है तो बाहर भी बहुत ज्यादा मूवमेंट उनको देखने को मिलती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ वेव मोशन, वेव के, लहरों के फॉर्म में बहती है ये एनर्जी। ठीक है, एंड ट्रांसमिटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द एपिक सेंटर lies directly above the point of origin of earthquake called focus in the interior earth। अब क्या है एपिक सेंटर, जिस जगह पे आज मान लीजिए हम जहां खड़े इस एरिया में अर्थक्वेक हुआ है, अगर हम इससे सीधे एकदम सीधा 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 नीचे जाएंगे अर्थ के एकदम कोने के सेंटर में, जहां अर्थ से ये वाइब्रेशन चालू है, तो हम उस पॉइंट का पता लगा सकते हैं जहां पे सबसे पहली वाइब्रेशन हुई थी। उस पॉइंट से जब बिल्कुल वो सीधे पॉइंट से हम नीचे जाएंगे तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, एपिक सेंटर। जहां से उसकी शुरुआत होती है एक अर्थक्वेक की, उस सेंटर को हमने क्या नाम दिया, एपिक सेंटर। दिस पॉइंट ऑफ सडन एनर्जी और फ्रैक्चर इज कॉल्ड एपिक सेंटर। ठीक है, द एपिक सेंटर लाइज डायरेक्टली अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड द सरफेस ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द seismic waves causes the shaking of the ground which goes reducing in the strength over several hundred kilometers। क्या होता है, जब अर्थ के अंदर से बाहर वाइब्रेशन फैलती है, बाहर बढ़ती तो जाती है लेकिन क्या होता है, कमजोर भी होती जाती है। जो उसके सेंटर से बिल्कुल सीधी आ रही है वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन जो साइड में फैल रही है वो कुछ फ्यू 100 किलोमीटर तक फैलेगी, उसके बाद में उसका जोर खत्म होने लगेगा और उसकी पावर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, this point of sudden energy or fracture is called epic center।
दिस काइंड ऑफ सडन मूवमेंट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। और जब इस तरीके की अचानक से धरती में मूवमेंट होने लगती है, वाइब्रेशन आने लगती है, सब हिलने उथल पुथल होने लगता है, इस चीज को ही हमने क्या नाम दिया है? अर्थक्वेक। क्या नाम दिया है? अर्थक्वेक। Earthquake and it can cause serious damage to the property, which in turn can result into loss of lives। क्या होता है जब ऐसा अर्थक्वेक आता है और बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है, तो जो जमीन की सरफेस है ना, ऐसे 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 हिलने लगती है। तो क्या होता है, अब मान लीजिए ये मार्कर है, ये एक बिल्डिंग है, ये लैंड है, ये इसके ऊपर आराम से पहले खड़ा था, कोई मूवमेंट नहीं थी, तो शांति से खड़ा था। लेकिन जब ये ऐसे 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 मूवमेंट होने लगेगी, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आके ये बिल्डिंग गिर जाएगी। इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग होंगे उनको भी बहुत डैमेज होगा, उनकी भी लाइफ खत्म हो जाएगी। जिस बिल्डिंग के नीचे लोग होंगे उनकी भी लाइफ खत्म हो जाएगी। छोटी 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 और आसपास की बिल्डिंग अगर ये उनपे गिर गई तो वो भी बिल्डिंग्स खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से जो है अर्थक्वेक है, डैमेज देता है प्रॉपर्टीज को भी और लाइफ्स को भी। ठीक है। इट मे बी इंटरेस्टिंग एंड अलार्मिंग टू द नोट दैट एवरी 55 of total area of our country is prone to earthquake। अगर आपको मैं बताऊं तो हमारे कंट्री की यानी इंडिया का 55% हिस्सा ऐसा है जहां पे अर्थक्वेक ज्यादातर हमको देखने को मिल सकता है। प्रोन एरिया का क्या मतलब होता है, जहां हमको ऑफन देख सकता है, हमको लगता है कि हाँ यहाँ पे बार बार आते रहते हैं। जैसे हम कई बार हम ईस्ट साइड की बात करते हैं, अब हम दिल्ली की भी कई बार बात करते हैं कि दिल्ली में अर्थक्वेक आया। ठीक है, तो हमारे इंडिया का 55% हिस्सा ऐसा है जहां पे अर्थक्वेक आने की संभावना काफी ज्यादा है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अब और जब अर्थक्वेक आता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं? द स्टेबिलिटी ऑफ अर्थ इज डिस्टर्ब। जो अर्थ स्टेबल थी, ये हाथ पहले स्टेबल था, अब ये हिलने लग गया। ठीक है, इसके ऊपर सारे सामान थे वो भी खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जो सिस्टम पहले बैलेंस हुआ हुआ था वो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो अर्थ की जो स्टेबिलिटी होती है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। द बिल्डिंग क्रैक एंड ब्रेक अपार्ट। बिल्डिंग जो होती है उनमें दरारें आ जाती है और वो टूट के अलग गिर जाती हैं। मोस्टली लार्ज बिल्डिंग्स आर बैडली अफेक्टेड ड्यू टू अर्थक्वेक। छोटी बिल्डिंग्स होती हैं, अब मान लीजिए कैप है मेरे हाथ में, अगर थोड़ी जोर से भी मैं हिलाऊंगा ना तो इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। वहीं अगर मैं इस मार्कर को बड़ा कर दूंगा तो बड़ी आसानी से ऐसे ऐसे टिकेगा भी नहीं और हल्का सा भी हिलाने पे गिर जाएगा। तो जो ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनमें ज्यादा नुकसान होता है और छोटी बिल्डिंग्स के मुकाबले। लैंडस्लाइड्स आर ऑफन कॉज्ड ड्यू टू हेवी अर्थक्वेक। लैंडस्लाइड, जमीनों का ढह जाना बहुत कॉमन होता है जब अर्थक्वेक आता है। रोड्स, फ्लाईओवर, इलेक्ट्रिक पोल्स आर आल्सो डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक। रोड्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल से बिजली के खंभे, फ्लाईओवर, जो ब्रिज बने हुए होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा डैमेज हमको देखने को मिलता है अर्थक्वेक की वजह से। यहाँ बात खत्म हो जाती है अर्थक्वेक की। ठीक है, अर्थक्वेक हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है ड्रॉट की। किसकी? ड्रॉट की। अब ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट का क्या मतलब है, हम रीड करते हैं। Drought is a condition of abnormal dry weather within a geographical region where some rain might usually be expected. Drought, सूखा पड़ना। ठीक है, क्या पड़ना? सूखा पड़ना। ड्रॉट का मतलब ये होता है कि जब ऐसी जगह पे जहां पे थोड़ी बहुत भी हमें बारिश की आशंका हो कि हाँ थोड़ी बहुत तो बारिश गिरेगी, वहां बिल्कुल ही बारिश ना गिरे, एकदम ही पानी सूख ही जाए, उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं? उस जियोग्राफिकल एरिया को हम ड्रॉट का एरिया घोषित कर देते हैं। जहां पे हम थोड़ी बहुत तो रेन एक्सपेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि थोड़ी बहुत तो बारिश पड़ेगी, लेकिन वो भी बारिश नहीं पड़ती, एकदम सूखा पड़ जाता है और सारे काम ठप पड़ जाते हैं पानी से रिलेटेड, पीने के लिए भी नहीं होता, चीजें करने के लिए भी नहीं होता। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट, सूखा पड़ना। द टर्म ड्रॉट रेफर्स टू द कंडीशन of dryness for long time because the area is directly connected with the initial needs of life water they cause अब हम इसको समझते हैं कि ड्रॉट कैसे होता है। ड्रॉट जब बहुत लंबे समय तक किसी जगह पे बहुत सूखा पड़ा हुआ हो, उनकी पानी की जरूरत बिल्कुल पूरी नहीं हो रही हो, जितना पानी उनको चाहिए उतना पानी बिल्कुल भी उनको नहीं मिल रहा हो, ऐसे एरिया को हम क्या घोषित कर देते हैं? ड्रॉट वाला रीजन, यानी अकाल या सूखा जिसे हम कहते हैं, उस सूखे रीजन को हम वहां पे घोषित कर देते हैं।
दे कॉज फेमाइन एंड स्टारवेशन ऑफ ऑल क्रिएचर। ये क्या होता है, ये सारे जीव जंतु उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वहां पे बहुत मृत्यु होने लगती है। आपने कई बार रेगिस्तान में देखा होगा, जानवर मर जाते हैं, उनके शरीर का कंकाल वहीं पड़ा रहता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है, और वो वहां पे तो भी बिल्कुल पानी की एक बूंद भी नहीं होती। इस वजह से वहां पे लाइफ को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स डाई ड्यू टू ड्रॉट। बहुत सारे नंबर में, बहुत ज्यादा नंबर में क्या है, एनिमल्स और प्लांट सूखे की वजह से मर जाते हैं। क्रैक्स अपीयर ऑन द लैंड एंड द ग्राउंड वाटर लेवल फॉल्स डेंजरसली। जो जमीन होती है वो सूखे पड़ने के बाद उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं। अकाल पड़ने के बाद, सूखा पड़ने के बाद जो जमीन होती है उसमें क्रैक आने लगते हैं। आपने देखी होगी सूखी चीज, सूखी जहां पे मिट्टी रखी हो वहां पे मिट्टी एकदम सूख जाती है तो क्रैक पड़ने लग जाते हैं उसमें। ऐसे क्रैक पूरी पूरी जमीन में पड़ जाते हैं। और जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है, आपने देखा होगा हम कहीं से भी बहुत ज्यादा खोद देते हैं तो पानी बाहर निकलने लगता है, वहां का वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल डेंजरसली, बहुत भयानक तरीके से नीचे गिरता जाता है। वहां पे जमीन में पानी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। In this situation, it becomes impossible to grow plants when there is no rainfall। और इस स्थिति में जब पानी बिल्कुल खत्म हो गया है जमीन से, जमीन बिल्कुल सूखी पड़ चुकी है, रत्ती भर पानी जमीन में नहीं है, वहां पर पेड़ उगना या फिर पेड़ उगाना एकदम इम्पॉसिबल, एकदम इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है। हम वहां पे कितनी भी कोशिश कर ले वहां पे पेड़ नहीं उगा सकते। क्रॉप डू नॉट ग्रो, जो खेती होती है वहां पे नहीं हो सकती किसी भी चीज की। पीपल स्टार्ट स्टार्विंग ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल इन ड्रॉट। स्टार्विंग, बहुत ज्यादा बीमार पड़ना और बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाना शरीर के अंदर भी, इससे जो लोग हैं बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं जब उनको बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता क्योंकि पेड़ उग नहीं रहे, और पानी नहीं मिलता क्योंकि बारिश होती नहीं है। ड्रॉट इज वेदर हेजार्ड। ड्रॉट जो एक हेजार्ड है, बहुत एक भयानक चीज है। वेदर हेजार्ड ये एक नेचर की बहुत भयानक चीज है। इट हैज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इफेक्ट्स। इसके अंदर दोनों तरीके के इफेक्ट होते हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी इफेक्ट्स इंक्लूड ऑफ लाइफ स्टॉक्स and other animals, and secondary effect include famine and spread of diseases and death in changes। पहले क्या होता है, थोड़ा सूखा पड़ना लगता है, सबके गले सूखते हैं, पानी की कमी हो जाती है, बेसिक काम नहीं कर पाते कोई भी लोग, लेकिन थोड़ा बहुत पानी बचता है जिससे काम हो सकता है। प्राइमरी है शुरू शुरू में जब बिल्कुल सूखा पड़ता है। जब सेकेंडरी स्टेज पे चल जाता है, जब पानी बिल्कुल ही खत्म की स्टेज पे आ जाता है, वहां लोग मरने लगते हैं, बीमारियां फैलने लगती है, और धीरे 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 सबकी डेड बॉडी वहां पर आने लगती है। एनिमल हो, प्लांट हो या फिर ह्यूमन हो। इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, सूखे पड़ने से क्या होता है, डेथ ड्यू टू स्टारवेशन, शरीर में सूखा पड़ जाना और भूखे मर जाना, उससे डेथ होने लगती। देखिए जब हम बात कर रहे थे और एनिमल्स जो है वो मर जाते और पड़ जाते जमीन पे, वो इसकी बात हो रही थी। देखिए इस तरीके के जानवर यहीं पे सूखे में मर जाते हैं, यहीं पे सूखे में पड़ जाते हैं, और इसी से इनकी यहीं पे डेथ हो जाती है, और आगे इनका कंकाल भी इसी मिट्टी में ही पड़ा रहता है। माइग्रेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ फैमिलीज फ्रॉम ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज। माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह उनको अपना घर शिफ्ट करना पड़ता है जहाँ पे एकदम सूखा काल पड़ जाता है, वहां से। स्टोरेज ऑफ फूड एंड फोडर शॉर्टेज, खाने की स्टोरेज का और फोल्डर जो गेहूं वगैरह अनाज बाजरा ये सब इस्तेमाल करता है, इसकी खाने की शॉर्टेज हो जाती है, इसके स्टोरेज की भी शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज, पानी इकट्ठे, पीने का पानी इकट्ठा करना और पीने का पानी मिलना दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल काम बन जाता है। शॉर्ट लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक्स एंड अदर एनिमल्स। लाइफ स्टॉक्स जो हम पालतू जानवर पालते हैं वो सब भी, और जितने भी बाकी जानवर भी मिलते हैं वो भी एकदम खत्म होते जाते हैं, उनकी भी लाइफ वहां पर नहीं बचती है। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस एंड डेथ, बीमारियों का फैलना और मौत भी एक अफेक्ट है, यानी सूखा पड़ने से ये भी अफेक्ट्स हो सकते हैं कि बहुत भयंकर बीमारियां फैल जाए पानी ना मिलने की वजह से, या गंदा पानी, खराब पानी मिलने की वजह से, वो जैसे तैसे वो उसको लेकर आते हैं, और यहाँ तक कि डेथ भी बहुत ज्यादा कॉमन होती है जहां सूखा पड़ जाता है वहां पे। यहां हमने खत्म कर लिया है ड्रॉट, अब बात आती है थंडर की। ओके, अब हम थंडर रीड करेंगे। These are caused when most moist areas rises rapidly। जब moist areas जहाँ पे गीली है, नमी है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, वहां पर ये देखने को मिलते हैं।
द वाटर वेपर इनसाइड द कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर है हवा के अंदर वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। These droplets freeze into small ice particle। यही ड्रॉपलेट धीरे धीरे बहुत ठंडे में ट्रैवल करने की वजह से क्या होता है, बहुत तेज ट्रैवल करती है ठंडे में, तो ये बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल में बदल जाती है, जिसको हम बर्फ का ओला कहते हैं वो। कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। जो ये क्या होता है, जब कोई भी चीज, वो पानी पहले था नॉर्मल था, अब वो जमने लगा तो उसने अपने अंदर की हीट बाहर फेंक दी, तो बाहर भी हीट बढ़ने लगी और वो खुद के अंदर जमने लगा। कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग रिलीजेस अ ह्यूज हीट अमाउंट which heats up the air and pushes it hard। और क्या होता है, जिससे हवा में थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है और उसको और तेजी से बहने में मदद करती है, उस ड्रॉपलेट को, या फिर वो जो बर्फ का छोटा सा कण बन चुका है। द वाटर एंड आइस पार्टिकल कोलाइड एंड रब अगेंस्ट ईच अदर। वाटर और एयर के जो पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं और अदर ईच अदर वायलेंटली, बहुत भयंकर तरीके से आपस में वो भिड़ते हैं एक दूसरे से। विच बिल्ड्स नेगेटिव चार्ज इन क्लाउड। वो क्या करते हैं, बादल के अंदर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बादल जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। चार्ज आप थोड़ा सा सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे। Thunderstorm from when significant condensation resulting into the production of wide range of water droplets and ice crystal। इस वजह से क्या होता है, कंडेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, वाइट ड्रॉपलेट्स, बहुत मोटी मोटी पानी की बूंदें बन जाती है और बहुत मोटे मोटे बर्फ के गोले, जिसे हम कहते हैं ओले, जिसे हम कहते हैं, वो बन जाते हैं। और वाइड रेंज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट एंड आइस क्रिस्टल्स जो है वो बन जाते हैं। टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर दैट इज अनस्टेबल एंड सपोर्ट्स डीप एंड रैपिड अपवर्ड मोशन। और ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रैपिड, बहुत तेज मूवमेंट करते हैं जब ये बन जाते हैं। दिस ऑफन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ 3 कंडीशन। ये कब होता है, 3 कंडीशन होती है जब नेचर में। सफिशिएंट मॉइस्चर इज एक्यूमुलेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। बहुत ज्यादा सफिशिएंट मॉइस्चर जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर में, पानी एयर के काफी नीचे तक जो है पानी बहुत ज्यादा भरने लगता है, यानी हवा का जो पानी की लेवल है, जो क्लाउड्स का लेवल है, बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है, तब ये होने देखने को हमको मिलता है। रिफ्लेक्टेड बाय हाई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हाई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वजह से होता है। अ सिग्निफिकेंट फॉल इन द एयर टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट। और जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ती जाती है, हवा बहुत ज्यादा ठंडी होती जाती है। आप देखते होंगे, आप ऊंची बिल्डिंग्स पे जाते होंगे तो ऊपर ठंडी हवा आती है और नीचे गर्म हवा होती है, तो वो और ज्यादा हाइट पे जाने की वजह से हवा ठंडी हो जाती है और वो ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं और कई बार वो बर्फ में भी बदल जाते हैं। कॉल्ड स्टीप एडियाबैटिक लैप्स, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टीप एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड फोर्स सच एज मैकेनिकल कन्वर्जेंस along with cold front and focus and the lift। ये क्या होता है, इस वजह से कोल्ड फ्रंट, बहुत ज्यादा ठंडा पूरा सब माहौल बन जाता है, बहुत ज्यादा ठंडी जो बूंदे वो ट्रैवल करती हैं, बहुत ज्यादा ठंडी जो फ्रीज्ड वाटर वेपर्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो बहुत ज्यादा रैपिडली वहां पे ट्रैवल करते हैं। दिस कॉजेस चार्ज, बादल में हो रही है ये सारी चीजें अंदर, ठीक है। दिस कॉजेस चार्ज रिलीज, और ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बना देता है पूरे बादल के अंदर। घूमते 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 क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज, जो बादल है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, फिर क्या करता है वो जो बादल होता है सराउंडिंग टेम्परेचर के वजह से शूट एज मच एज, फिर क्या करता है, वो बिजली नीचे फेंकता है। आपने बादल में बिजली गिरती हुई देखी, थंडरस्टॉर्म वो बिजली नीचे फेंकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज बन गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो बहुत ताकत से शूट टेम्परेचर टू शूट अप एज मैक्सिमम एज 3000 डिग्री सेल्सियस। और जब वो ऐसे तेज बिजली गिराता है तो 30,000 सेंटीग्रेड पे, जो 30,000 सेल्सियस पे, सॉरी 30,000 सेल्सियस पे जो है उसकी हीट पहुंच जाती है जब वो इस चीज को शूट करता है, जब वो इस चीज को गिराता है। दिस मेक्स द एयर एक्सपेंड फास्टर देन द स्पीड एंड साउंड्स प्रोड्यूसेस ऑफ क्रैश ऑफ थंडर। जब ये बादल बहुत ज्यादा ऐसे कर देते हैं और वो जब वो बिजली छोड़ते हैं तो हवा को बहुत तेज काटता हुआ निकलता है, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो जब वो हवा को बहुत तेज किसी चीज को हम काटते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है, वही बादल गरजने की या फिर जो बिजली गिरने की आवाज होती है वो इसी वजह से आती है, क्योंकि जो चार्ज है या फिर जो क्लाउड है उसने थंडरस्टॉर्म छोड़ा है, उसने बिजली गिराई है और वो एयर को बहुत स्पीड से काटती हुई निकली और ये उसी चीज की बहुत तेज आवाज आती है। आपने सुना होगा बादल जब गरजते बहुत तेज आवाज आती है,
मतलब हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ बम गिर गया, या फिर कई बार बिजली गिरती है तो बहुत तेज ऐसी आवाज आती है। इस ही कारण से वहां पे आवाज आती है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से जो है वो एयर को काटता हुआ निकलता है। The thunderstorm brings in heavy rain and high speed winds. जब तूफान आता है तो बहुत तेज बारिश आती है और बहुत तेज ज्यादा हवाएं चलने लगती हैं, which can damage to weak buildings and can cause heavy losses to life and property. इस वजह से क्या होता है, जो बिल्डिंग्स है उन पे बहुत ज्यादा नुकसान पड़ने लगता है, बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगती है, और जो छोटे छोटे घर हैं वो भी सारे इस बारिश की वजह से, आपने देखा होगा कॉमनली, हमने बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ा है, बादल गरजते हैं बहुत ज्यादा है, बिजलियां जब बहुत ज्यादा आसमान में चमकती हैं, तूफान आना जिसे हम कहते हैं, तेज बारिश होने लगती है, बहुत तेज हवाएं बहती है, बहुत ठंडी हवा बहती है, पूरे आसमान में बादल गरजते रहते हैं, बहुत जोर जोर से आवाज आती है और बिजली गिरती है, यही कहलाता है थंडरस्टॉर्म। ठीक है, क्या कहलाता है? थंडरस्टॉर्म। और ये किसको हार्म करता है? हाई स्पीड विंड्स, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, बहुत तेज हवा चलती है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं, इतनी तेज हवा चलती है, हेवी रेन, बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, और क्या होता है, हेवी कॉजेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जीव को, कोई मान लीजिए इंसान बाहर सड़क पे रहता है, उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और छोटे छोटे जिन्होंने घर बना रखे उनके लिए, कच्चे हाउस जिन्होंने बना रखे उनके लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारा थंडरस्टॉर्म भी कंप्लीट होता है। इसके बाद की चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।